Hello everyone. See, in this video, we're going to discuss about farm bills and the important points that you must remember while studying them and that you should know and you add in your notes. दूसरा, you will also come to know how to make notes of the current affair topic. तो हम वो भी देखेंगे. Right? See, without wasting any time, let's start with it. And see, one thing that you must remember in this video is आपको ये भी सीखना है कि किसी भी करंट अफेयर टॉपिक को आप एनालाइज कैसे करते हैं. राइट नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो जाता है कि आप क्या करते हैं टॉपिक पढ़ते रहते हैं बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो न्यूज़पेपर के अंदर आपसे स्किप हो जाते हैं. तो लेट्स सी why farm bills was needed. Obviously they are now acts. Why they were needed, आर दे गुड आर दे बैड, कंक्लूजन आपका अपना हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे. राइट अब देखिए फार्म बिल्स की अगर मैं बात करूं, इंडियन एग्रीकल्चर सबसे पहले तो इनकी जरूरत क्यों पड़ी थी. राइट लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक जस्ट कि मंडीज की क्यों जरूरत पड़ी थी. आप देखिए अगर आप इंडियन फार्मर की बात करें, अगर आप इंडियन फार्मर की बात करें तो लेट्स से उसने किसी महीने में अपना प्रोडक्ट सो किया है, किसी महीने में अपना प्रोडक्ट सो किया है. अब 4 से 5 महीने उस प्रोडक्ट की खेती बाड़ी में लगेंगे, है ना. और ऐसे 4-5 महीने के बाद वो रेडी है, उसे उसने हार्वेस्ट किया है और वो बेचने जा रहा है. ही इज गोइंग टू सेल हिज प्रोडक्ट. ही इज गोइंग टू सेल हिज प्रोडक्ट. अच्छा आप ध्यान से देखिए, सी इस 5-6 महीने के टाइम, इस 5-6 महीने के टाइम उसके घर में 1 रुपया इनकम नहीं आई थी. कोई इनकम नहीं थी उसके घर में. वो बेचारा, क्योंकि देखो प्रोडक्शन के दौरान थोड़ी ना कोई उसे पैसे देगा. वो इस पूरी आस पे है कि 6 महीने बाद जब मैं अपना प्रोडक्ट बेचूंगा तब मेरे को जो पैसा मिलेगा मैं अपना पिछला 6 महीना भी कवर कर लूंगा और आने वाला 6 महीना भी, क्योंकि इससे जो पैसे मिलेंगे वो नेक्स्ट क्रॉप यहाँ पे ग्रो करेगा जो उसके बाद वो सेल करेगा. तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें 1 साल में ऑन एन एवरेज 2 टाइम ऐसा होता है, 2 बार ऐसे होती है जब फार्मर के घर में इनकम आती है, जब फार्मर के घर में इनकम आती है. लेकिन पहले आप इस वाली की बात करो. ध्यान से देखो 6 महीने से फार्मर के घर में 1 रुपया नहीं आया है, 1 रुपया नहीं आया है. तो लेट्स से इंडियन फार्मर अपना प्रोडक्ट बेचने गया है, अपना प्रोडक्ट लेके बेचने गया है किसी ट्रेडर के पास मार्केट में. अच्छा आप देखिए एक चीज आप समझेंगे, जितनी लेट उसका प्रोडक्ट बिकेगा उतनी ही उसकी क्वालिटी गिरेगी और वो सस्ता होगा. जस्ट थिंक फ्रॉम फार्मर पॉइंट ऑफ व्यू. उस किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि अगर ये प्रोडक्ट ना बिका, लेट्स से ये प्रोडक्ट ना बिका, 6 महीने से घर में लोग भूखे बैठे हैं, 6 महीने से घर के अंदर 1 रुपया नहीं आया है. तो आप देखिए बेचने की जल्दी, लाइक इस ट्रांजेक्शन के अंदर फार्मर और ट्रेडर के बीच में ज्यादा जल्दी ट्रेडर को खरीदने की है या फार्मर को बेचने की है. यू गेस्ड इट राइट. फार्मर इज ईगर टू सेल हिज प्रोडक्ट क्योंकि उसे डर है बैक ऑफ द माइंड पे नहीं बिका तो. और जैसे जैसे दिन निकलते जा रहे हैं उसे टेंशन होती जा रही है कि इसकी क्वालिटी भी गिर रही है. स्टोरेज कहाँ है इंडिया में, इतना कोल्ड स्टोरेज तो है नहीं. तो आप देखिए कि प्रोडक्ट की क्वालिटी गिरती जा रही है. कहीं ऐसा ना हो कि ना बिके और यू नो देन द अनफॉर्चुनेट इवेंट ऑफ सुसाइड्स एंड द डेथ ट्रैप एंड ऑल जो चलता है. अच्छा आप देखिए तो 6 फार्मर को बहुत जल्दी है बेचने की क्योंकि वो टेंशन में है. ये बात आपको पता है, ये बात मुझे पता है. तो आप देखिए 100% ये बात ट्रेडर को पता है. तो ट्रेडर क्या करता है, जब फार्मर उसके पास प्रोडक्ट लेके जाता है ट्रेडर क्या बोलता है, हाँ देखते हैं, अरे कल 1-2 दिन रुक जाओ यार, इतनी जल्दी भी क्या है. तो ट्रेडर फार्मर को टालने की कोशिश करता है क्योंकि आप देखिए ये एक प्योर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन नहीं है. देखो दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट या जब चीज होती है दोनों बराबर लेवल पे हो, लेकिन फार्मर के पास सब कुछ हारने के लिए और ये ट्रेडर को पता है. तो ट्रेडर जान पूछ के उसे लटकाता रहता है. आपने देखा होगा अगर आप दिल्ली आजादपुर गए हो या कहीं भी मंडी में गए हो, ट्रक लगे रहते हैं रातों रात, फार्मर बेचारे खुद उसे गार्ड कर रहे होते हैं कि कोई प्रोडक्ट ना ले जाए. तो ट्रेडर टालता रहता है, फार्मर को टेंशन होती है. अब लेट्स से सरकार ने इस प्रोसेस के लिए एक एमएसपी का प्रोविजन दिया हुआ है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो 1965 से चला आ रहा है देश के अंदर, कि इतने प्राइस पे तो खरीदना ही है, इतने प्राइस पे तो खरीदना ही है. फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को ये बोला गया. एमएसपी पे हम अलग से वीडियो देखेंगे, आई होप यू नो इट बाय देन. तो आप देखिए फार्मर लेट्स से कोई मिनिमम प्राइस बोला है, वीट के लिए बोला है ₹18 पर केजी, कि 18 पर केजी पे आपको खरीदना ही है. अब फार्मर का प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है, घर में 6 महीने से इनकम नहीं आई है. तो ट्रेडर क्या बोलता है,
कि देख खरीद तो लूंगा, लेकिन मैं तो भाई तेरे से 14 रुपीज पर केजी में ही खरीदूंगा। तो फार्मर बोलता है कि जनाब एमएसपी तो 18 रुपए था, 14 क्यों? तो ट्रेडर बोलता है चल ठीक है फिर कल आइयो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 18 पे ही खरीदेंगे पर कल आना। तो वो जान पूछ के फार्मर की उस चीज पे बैंक करता है जिसके लिए वो बेचारा सबसे ज्यादा डर रहा है कि यार ना बिका तो फार्मर कहता है जनाब आप 14 में लो, घर पे बच्चे भूखे बैठे हैं, बेचना तो है ही। तो आप देखिए इंडियन फार्मर सस्ते में प्रोडक्ट बेच के निकल जाता है, और इसे हम बोलते हैं, आपने बहुत वर्ड सुना होगा न्यूज़पेपर में, डिस्ट्रेस सेल। इंडियन फार्मर क्या करता है? डिस्ट्रेस सेल। क्योंकि नेगोशिएशन में सब कुछ हारने के लिए फार्मर ये नहीं बोल सकता कि रहने दे किसी और को बेच दूंगा, क्योंकि उसे डर है कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं क्वालिटी खराब हो रही है, पेस्ट वगैरह आ रहे हैं, लॉस हो रहा है, और ना बिका तो उसका और एक और टेंशन है। तो फार्मर डिस्ट्रेस सेल करता है। ट्रेडर एक्सप्लॉइट करते थे उन्हें, क्योंकि आप देखो फार्मर के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है ना जानने के। अब आप देखिए इस डिस्ट्रेस सेल को बचाने के लिए सरकार ने मंडीज बनाई थी, एपीएमसी मंडीज। स्टेट गवर्नमेंट बनाते हैं एपीएमसी एक्ट पास करके। अब इस कानून के तहत, एपीएमसी मंडीज के तहत, हर डिस्ट्रिक्ट में, मतलब जो भी फार्मर होगा उसको जो भी फार्मर होगा उसे अपने प्रोडक्ट की फर्स्ट सेल, उसे अपनी प्रोडक्ट की फर्स्ट सेल इस मंडियों में करनी है। अलग अलग जगह बनी हुई है, ज्यादातर एक डिस्ट्रिक्ट में एक होती है, दो तीन भी हो सकती हैं, या दो तीन डिस्ट्रिक्ट में एक भी हो सकती है। तो इंडिया में अराउंड 8500 मंडीज हैं। तो फार्मर को अपना प्रोडक्ट मंडी पे ही बेचना है, और कहीं नहीं बेच सकता वो बाहर। ये एक कानून पास हुआ, हर स्टेट गवर्नमेंट पास करती है ये, राइट। तो फार्मर को मंडी में बेचना है, इससे क्या फायदा हो जाएगा आप देखिए, इसे हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग भी कहते हैं। इससे आप देखिए क्या फायदा हो जाएगा कि जब वो मंडी में बेचने जाएगा, तो यहां पर क्या होता है, जो मंडी कमेटी होती है वो ये रेगुलेट करती है कि कोई फार्मर के साथ ये नेगोशिएट करके वो ना कर दे, क्या कहते हैं, डिस्ट्रेस सेल के हालात ना पैदा हो जाएं। मंडीज का काम था फार्मर्स को इंफॉर्मेशन देना कि कोई बात नहीं, 18 में ही खरीदेंगे। फार्मर्स को एमएसपी दिलवाना, फार्मर्स को इन ट्रेडर्स की एक्सप्लॉयटेशन से बचाना, क्योंकि आप देखो बेचारे भोले भाले फार्मर इस नेगोशिएशन में हार जाते थे। तो मंडियों ने क्या बोला कि आप अपने प्रोडक्ट की पहली सेल हमारे यहाँ करेंगे, पहली सेल आपको हमारे यहाँ करनी पड़ेगी, बाहर नहीं बेच सकते वरना बॉयकॉट कर देते हैं हम फार्मर का। तो इन मंडियों के अंदर, अच्छा मंडी को मैनेज कौन करता है? मार्केटिंग कमेटी जो होती है। इसके अंदर वही फार्मर लॉबी के लोग होते हैं, ट्रेडर्स के लोग होते हैं, लोकल बॉडीज के लोग होते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट के लोग होते हैं। तो इट इज जस्ट अ कोऑपरेटिव मॉडल। तो मंडियों के अंदर उस एरिया का फार्मर आएगा, लाइसेंस लेगा, और उसके बाद इस मंडी में अपना प्रोडक्ट। अब आप देखो सारे फार्मर्स वहां पे आए होंगे, तो फार्मर को डरने की जरूरत नहीं है कि ये कहीं और से तो नहीं खरीद लेगा, कुछ और नहीं। ट्रेडर भी यहाँ पे आएगा, ट्रेडर को भी यहाँ से लाइसेंस लेना पड़ेगा, और फार्मर को भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। सारे ट्रेडर्स बैठे होंगे, फार्मर्स बैठे होंगे, और मंडियां स्टोरेज वगैरह प्रोवाइड करेंगी फार्मर को। और यहाँ पे मार्केट मैकेनिज्म के अंदर, डिमांड एंड सप्लाई के अंदर प्रोडक्ट की खरीद और बेच होगी। आर यू गेटिंग दिस? सारे फार्मर्स यहां पर आएंगे, सारे ट्रेडर्स यहां पर आएंगे, ताकि क्यों? ताकि अगर मार्केट के बाहर आप बेचते हो तो आपके साथ क्या हो सकता था? डिस्ट्रेस से। तो इस मार्केट के अंदर रेगुलेशन रहेगी मार्केटिंग कमेटी की, और वो इंश्योर करेगा कि ट्रेडर फार्मर को एक्सप्लॉइट ना करे। प्योर डिमांड एंड सप्लाई, और फार्मर का प्रोडक्ट स्टोरेज की भी हम जगह दे देते हैं मार्केट, मंडी के अंदर ही पीछे। तो इन मंडियों का काम था उन्हें एमएसपी दिलवाना, ट्रेडर की एक्सप्लॉइटेशन से बचाना, और ऐसे फार्मर पूरे देश में जहां जहां मंडी बनी है, सिलेट से पटियाला में मंडी है, चंडीगढ़ में मंडी है, लुधियाना में मंडी है, तो फार्मर अपना प्रोडक्ट किसी भी मंडी में बेच सकता था। पर जिस भी मंडी में वो बेचने जाएगा उसे वहां का सेपरेट क्या लेना पड़ता था? लाइसेंस। सेम इज विद ट्रेडर, ट्रेडर भी कहीं से भी खरीद सकता है, उसे उन मंडियों से क्या लेना पड़ता था? लाइसेंस। तो ये फीस वगैरह होती थी रेगुलेशन करने के लिए। तो मंडी इन सबको रेगुलेट करती थी और इंश्योर करती थी कि फार्मर को क्या ना करना पड़े? डिस्ट्रेस सेल। बट बट तो आप देखिए, आपने न्यूज में सुना होगा, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि लाइक गवर्नमेंट ने भी बोला कि हमने फार्मर्स को फ्रीडम दी है, वो पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है। पहले भी बेच सकता था, बस प्रॉब्लम क्या थी, वो जिस भी मंडी में जाके बेचता था, उस मंडी का उसे सेपरेटली क्या लेना पड़ता था? लाइसेंस, ताकि उनके पास रिकॉर्ड रहे। उसका क्या लेना पड़ता था? लाइसेंस। अच्छा, अब एक और चीज आप यहां पर जरा ध्यान से देखें कि
फार्मर को अपने प्रोडक्ट फर्स्ट सेल इस मंडी में करनी है, तो आपको ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव लग सकता है कि कहीं बाहर क्यों नहीं बेच सकता। सी क्योंकि वो हम ये चीज बचाना चाहते थे, डिस्ट्रेस सेल बचाना चाहते थे कि ट्रेडर एक्सप्लॉइट कर सकता है, इसलिए मंडियों के अंदर सरकार बैठी होगी, एफसीआई बैठे होगा कि कोई आपके साथ गलत काम ना कर जाए। जी गवर्नमेंट का काम क्या होता है? आपको बचाना, रेगुलेट करना। तो वो वाली चीज थी। बट ओवर द इयर्स क्या प्रॉब्लम हुई, ये मंडियां हो गई करप्ट। ना तो इनमें स्टोरेज की जगह है, तो वही पुरानी प्रॉब्लम है कि फार्मर का प्रोडक्ट खराब होता रहता है, चूहे खा रहे होते हैं बेचारे, खुद प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, इन मंडियों को का काम था फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना, पर इन्होंने इतनी सारी लाइसेंस फी, मार्केट फी और ये ट्रेडर फी लगा दी कि प्रोडक्ट बहुत महंगा हो जाता है। दीज फीस, द फीस अप्लाइड बाय मंडीज आर एक्टिंग एज रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्री ट्रेड। तो आप देखिए, लेट्स से एमएसपी अगर है 18 रुपए, रुपीज 18 रुपए केजी वीट का, 18 रुपए केजी है वीट का, राइट। फार्मर को मिलता है 14 रुपए पर केजी में। मार्केट में आप आटा खरीदने जाओ तो आपको 40 रुपए पर केजी पे मिलता है। तो आप ध्यान से देखिए, इतना गैप। भाई, अगर मैं लेस का पैकेट बनाता हूं और मैं अगर लेस का पैकेट 15 रुपए में बनाता हूं, तो लेट्स से मैं प्रोड्यूसर हूं, 15 रुपए मेरे को मिले हैं, तो हो सकता है कस्टमर को 22 रुपए का बिक जाए, 20 रुपए का बिक जाए। पर ऐसा नहीं होगा कि एक प्रोडक्ट का प्रोड्यूसर सिर्फ 14 रुपए या 18 रुपए ले रहा है और डबल प्राइस में मार्केट में बिक रहा है। कंज्यूमर को भी बहुत महंगा पड़ता था प्रोडक्ट, और प्रोड्यूसर को भी बहुत कम पैसे मिलते थे। तो ये मंडीज जो थी, ये इंटरमीडियरीज और मार्केट फी और ये ट्रेडर फी, ये इतनी ज्यादा हो गई, इतनी ज्यादा हो गई कि ये फ्री ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करने लग गए, राइट। तो मंडियों में बहुत प्रॉब्लम हो गई। दैट इज द नीड फॉर योर फार्म रिफॉर्म्स। यहां पर आपको समझ आता है कि फार्म रिफॉर्म्स कब क्यों आए। तो आप देखिए, जो हम फार्म बिल्स का टॉपिक देख रहे हैं, फार्म बिल्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बस इंट्रोडक्शन थी कि मंडियां इंडिया में इसलिए बनी थी ताकि फार्मर को डिस्ट्रेस सेल से बचा पाए और उसे अच्छा प्राइस दिलवा पाए। अब ये जो आपके फार्म बिल्स आए, ये जो आपके फार्म बिल्स आए या रिफॉर्म्स आए, आपको अब देखो नोट्स में क्या ध्यान रखना है। ये जो फार्म बिल्स और ये आए, व्हाट वाज द रीजन, व्हाई डिड वी नीड दीज रिफॉर्म्स और नॉट? देखो, हाँ, हमें इसका रिफॉर्म्स चाहिए, तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं कि हमें फार्म रिफॉर्म्स क्यों चाहिए थे। सबसे पहला, एमएसपी जो कि फार्मर को मिलना चाहिए अपने प्रोडक्ट के लिए, अब तक लाइक शांता कुमार कमेटी ने बोला सिर्फ 5% फार्मर्स एमएसपी पे अपना प्रोडक्ट बेच पाते हैं। इसका मतलब क्या है? मंडीज हैव फेल्ड टू गिव फार्मर द रेम्यूनरेटिव प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट। तो 2015 में शांता कुमार कमेटी जब कह रही है कि सिर्फ 5% फार्मर्स को एमएसपी मिलता है, इसका मतलब क्या है? कि मंडियां फेल हो चुकी हैं फार्मर्स को उनका हक दिलवाने में। तो रिफॉर्म चाहिए हमें। दूसरा, ये जो एपीएमसी मंडी है, ये जो एपीएमसी मंडी है, ये कंपटीशन प्रमोट करने की बजाय मोनोपोलिस्टिक हो गई है। सी, ये फार्मर को धमकाती है कि हमारे यहाँ ही प्रोडक्ट बेचना, दूसरी मंडी में ना बेचना, नहीं तो ब्लैक लिस्ट कर देंगे, राइट। मोनोपोलिस्टिक हो गई है, कंपटीशन प्रमोट नहीं करते, कंपटीशन प्रमोट नहीं करते, और इन्होंने अपना रिफॉर्म भी नहीं किया। नो रिफॉर्म्स हैव बीन डन बाय दीज मंडीज। सी, छत टूटी पड़ी है, स्टोरेज फैसिलिटी है नहीं, तो फार्मर को अगर आपने प्रोटेक्ट करना है तो रिफॉर्म्स ही करते। दूसरा, इतनी सारी मार्केट फी लगाते हैं ये, फार्मर को लाइसेंस लो, ट्रेडर को लाइसेंस लो, कि प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाता है, तो वो सही नहीं रहता है। दुनिया भर की फीस लगा देते हैं ये। तो आप देखिए, ये भी प्रॉब्लम है जो हमारे एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर चल रही थी, राइट। और बहुत सारी स्टोरेज फैसिलिटी तो है नहीं है, मैंने आपको बताया, देयर इज नो स्टोरेज फैसिलिटी एंड ऑल। तो रिफॉर्म्स तो देखो बिल्कुल चाहिए थे। अब अभी हम देखते हैं सरकार कौन से रिफॉर्म्स लाई जर्नल पॉइंट्स के अंदर। लेकिन आप देखिए, जर्नल ऑपोजिशन इसकी क्या है? ज्यादातर लोग इसे क्यों अपोज कर रहे हैं? ज्यादातर लोग इसे क्यों अपोज कर रहे हैं? देखिए, लोग इसे नॉर्मली जो अपोज कर रहे हैं वो तो इसलिए, एक तो इट इज अगेंस्ट फेडरल स्पिरिट। देखिए, जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट लिस्ट में आता है, ये रिफॉर्म सेंटर ने पास किए हैं, तो इट गोज अगेंस्ट द फेडरल स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, ये जो रिफॉर्म्स आए हैं ये नॉन इंक्लूसिव है, नॉन इंक्लूसिव है, क्योंकि अब तक तो यही इंफॉर्मेशन बाहर आई है कि किसी भी मेजर फार्म ऑर्गेनाइजेशन से कंसल्ट नहीं किया गया था। एक्चुअली बीजेपी ने अपनी ही फार्म ऑर्गेनाइजेशन से भी कंसल्ट नहीं किया था ये रिफॉर्म्स लाने से पहले। तो आप देखिए, रिफॉर्म्स तो बिल्कुल चाहिए, वी आर ऑल विद द रिफॉर्म्स। मंडीज मैंने आपको खुद बोला
कि जहां मंडीज को बनाया गया था एज अ रक्षक ऑफ फार्मर्स, इट हैज बिकम एक्सप्लॉयटेटर ऑफ फार्मर्स, क्योंकि इतनी सारी फीस लगा देते हैं, इतनी सारी फीस लगा देते हैं और प्रॉब्लम करने लग गए हैं, राइट। करप्शन बहुत ज्यादा हो गई है मंडीज के अंदर। तो आप देखिए रिफॉर्म्स तो चाहिए थे, लेकिन जर्नल ऑपोजिशन है कि शायद बिना पूछे रिफॉर्म्स आप दे रहे हो तो रिटेलिएशन तो बनता है। अब देखते हैं रिफॉर्म्स हैं क्या, वेरी क्विकली व्हाट आर द रिफॉर्म्स। तो अब देखिए बुलेट पॉइंट अप्रोच में हम वो तीनों एक्ट के पॉइंट्स देखते हैं और फिर कंक्लूडिंग देखेंगे वे फॉरवर्ड क्या है। तो आपको पता है पहला एक्ट जो आया वो था फार्मर्स फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020। अब देखिए इसने क्या रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करे, इसने क्या रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करे। देखो सिंपल, इसने क्या रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करे। सी इसके फीचर्स क्या है अगर आप देखें। सी आपको ना हर टॉपिक, मेरे से यूपीएससी एस्पिरेंट्स यही पूछते हैं कि सर कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे टॉपिक पढ़ें। से आपने 50 आर्टिकल पढ़ लिए, सिंपल से नोट्स बनाओ, जो उसमें की पॉइंट बोल रहे हैं, की पॉइंट बोल रहे हैं, जो वैल्यू एडिशन मिले वो ऐड करते रहो। हर टॉपिक के आपको 5-5 पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो फीचर्स क्या है इस एक्ट के। सबसे पहली चीज तो ये, अच्छा एपीएमसी कानून क्या कहता था कि फार्मर को अपनी पहली सेल इन्हीं मंडियों में करनी है जो स्टेट गवर्नमेंट बना रही है, एपीएमसी मंडी। इस कानून ने वो हटा दिया। इसने क्या किया है, इट हैज गिवन, जैसे हमारे पीएम ने भी स्टेटमेंट दी थी, दैट इट हैज गिवन फ्रीडम टू फार्मर्स, फ्रीडम टू फार्मर्स। और क्या फ्रीडम दी है इस कानून ने फार्मर्स को, इसने फ्रीडम दी है कि नाउ दे कैन सेल इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट वो अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं आउटसाइड, आउटसाइड मंडीज। तो ये जो एपीएमसी मंडीज हैं, ये जो एपीएमसी मंडीज हैं, इसके बाहर अब फार्मर्स अपना क्या बेच सकते हैं, प्रोडक्ट। उन्हें अब वो रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी कि आपको मंडियों में ही प्रोडक्ट बेचना है। देखिए न्यूज में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, लाइक वो जो प्रोटेस्टर्स हैं जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने क्या बोला कि भाई फार्मर तो पहले भी पूरे देश में बेच सकता था, ट्रू, लेकिन उसे फी लेनी पड़ती थी यार, वो सब होता था। इसके अंदर अब वो देखो बेच वो कहीं भी सकता था, जैसे पटियाला का फार्मर चंडीगढ़ बेच सकता था, लेकिन चंडीगढ़ की मंडी में बेच सकता था और कहीं नहीं, राइट, मंडियों में ही बेचना होता था। इस कानून ने ये कहा है कि अब वो अपनी स्टेट के बाहर या इंटरस्टेट कहीं भी बेच सकता है आउटसाइड मंडीज। मंडियों में पहले बेच सकता था, अब वो मंडियों के बाहर भी बेच सकता है। सो दिस इज अ न्यू थिंग। और दूसरी चीज ये बोली है कि यू नो एनीबडी कैन एस्टैब्लिश प्राइवेट ट्रेड एरियाज। सी अब जो नई मंडियां बनेगी उन्हें क्या बोल रहे हैं ये, प्राइवेट ट्रेड एरियाज। कि कोई भी इंसान, पीटीएस, सी कोई भी इंडिविजुअल, आप मैं कोई भी ग्रुप, कोई भी कंपनी, कोई भी अब अपनी प्राइवेट मंडीज बना सकते हो, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, प्राइवेट ट्रेड एरिया। अब तक फार्मर सिर्फ कहां प्रोडक्ट बेचता है, मंडियों में। तो ये सच है कि फार्मर कहीं भी बेच सकता था। हरियाणा का फार्मर केरला की मंडी में जाके बेच सकता था, पर मंडी में। अब ये कह रहे हैं कि ये सरकारी मंडियों की जगह प्राइवेट मंडियां बन सकती है, जो कोई भी बना सकता है। लोगों की अजम्पशन है कि अंबानी अदनानी बनाएगा, पर आप में कोई भी बना सकता है। प्राइवेट मंडीज बनेंगी और अब आप प्रोडक्ट यहां पे बेच सकते हो। और कमाल की बात है, देयर कैन बी नो मार्केट फी, देयर कैन बी नो मार्केट फी जो कि स्टेट गवर्नमेंट लगा सकता है, ईदर ऑन फार्मर्स, ईदर ऑन फार्मर्स और ऑन ट्रेडर्स। तो वो जो एपीएमसी मंडियों की प्रॉब्लम थी कि वो फीस इतनी ज्यादा लगाते हैं, वो अब हटा दी गई है। तो ध्यान से समझिए रिफॉर्म्स क्या करे हैं कि भैया अब मंडियों के बाहर आप बेच सकते हो और प्राइवेट मंडीज बन सकती हैं जिन्हें पीटीएस कहा जाएगा, और उस पर कोई फी नहीं लगेगी, कोई रेगुलेशन नहीं होगी, फ्रीली मन से जाओ मन से बेचो। वो वाली फीचर्स ये इस कानून के अंदर है। सरकार क्या कह रही है कि इससे बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे, गवर्नमेंट का व्यू क्या है। गवर्नमेंट कह रही है एक तो हमने फार्मर को दी है फ्रीडम, जो कि अब क्यों, क्योंकि अब तक वो एपीएमसी के अंदर रिस्ट्रिक्टेड था कि सिर्फ मंडियों में ही बेचना है, अब वो मंडियों के बाहर भी बेच पाएगा। तो भाई जहां अच्छा दाम मिले वहां बेचो, मंडियां तो है ही सरकारी, अगर बाहर अच्छा दाम मिले तो वहां भी बेचो। दूसरा, एक देखो एक चीज आप मानोगे, कंपटीशन ब्रिंग्स बेस्ट आउट ऑफ यू। अब तक मैंने आपको बताया एपीएमसी मंडियों ने खुद को रिफॉर्म नहीं किया, ना स्टोरेज है, ना ढंग से काम करते हैं, करप्शन है। क्यों, क्योंकि उन्हें पता है इसने प्रोडक्ट तो हमारे यहाँ ही बेचना है, कानून ही ये कहता है पहली सेल हमारे यहाँ करनी है।
लेकिन अब आप देखो जब साइड में कंपटीशन आएगा तो अपने आप को सरवाइव करने के लिए रिफॉर्म करेंगे, जैसे बैंकिंग सेक्टर के साथ हुआ, जैसे लेट्स से टेलीकॉम सेक्टर के साथ हुआ। तो आप देखिए एपीएमसी बिकॉज ऑफ कंपटीशन विल डू रिफॉर्म्स, और वो फार्मर के लिए अच्छा है, दो जगह मिल जाएंगी बेचने के लिए। एपीएमसी विल गो फॉर रिफॉर्म्स ड्यू टू कंपटीशन, ड्यू टू कंपटीशन। और सरकार का ये मानना है कि फार्मर्स विल गेट बेटर प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट, क्योंकि अब वो कहीं भी बेच सकता है, विल गेट बेटर प्राइस। एपीएमसी में तो मैंने बताया ना, वो जानबूझ के एक्सप्लॉइट करते थे, बड़े फार्मर्स ही अपना प्रोडक्ट बेचते थे और कुछ नहीं होते थे। तो आप देखिए सरकार का ये मानना है कि इससे ये पॉजिटिव्स होंगे, ये पॉजिटिव्स होंगे। बट ऑपोजिशन क्या कह रही है, लाइक ऑपोजिशन मतलब जो प्रोटेस्टर्स हैं वो क्या नेगेटिव्स कह रहे हैं इस कानून के। सी ऑपोजिशन जो है उनका ये मानना है कि आप कह रहे हो कि देयर विल बी नो रेगुलेशन, देयर विल बी नो रेगुलेशन नो फी, नो रेगुलेशन नो फी। तो आप मेरे को ये बताइए, सी आज क्या होता है, आज क्या होता है, लेट्स से आज क्या होता है, लेट्स से मंडी के अंदर किसी आड़ती जो आप कहते हो, जो ट्रेडर है या बिचौलिया है, किसी ट्रेडर ने आपसे फार्मर से प्रोडक्ट खरीदा और वो दौड़ गया, तो वो रजिस्टर्ड था मंडी के पास, उसने लाइसेंस लिया था सब कुछ, तो उसे ढूंढ तो सकते हैं, ढूंढ तो सकते हैं। आप कह रहे हो इन प्राइवेट मंडियों के अंदर फार्मर आके किसी को भी प्रोडक्ट बेच सकता है बिना रेगुलेशन के। एक बात बताओ, कल को दौड़ गया तो कौन गारंटी, कहां से ढूंढोगे आप बंदे को उसे, कि वो बेचारे गरीब आदमी का। सी मैं अभी मैंने आपको ऊपर बताया, इंडियन फार्मर्स आर वेरी, सी उन्हें दुनियादारी का इतना नहीं पता है। वो बेचारे खेती बाड़ी करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। और मैंने आपको बताया ना, डिस्ट्रेस सेल डबल हो जाएगी। मंडियां बनी ही इसलिए थी क्योंकि प्राइवेट वाले सिर्फ प्रॉफिट देखेंगे और एक्सप्लॉइट कर देंगे फार्मर को। से आप समझ रहे हैं, सरकार वेलफेयर के लिए काम करती है, प्राइवेट सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करता है, याद रखिएगा। अगर मेरे इंस्टीट्यूट के बाहर, मैं रात को क्लासेस लेता हूं, लेट्स से 10 बजे क्लासेस खत्म होती हैं, और मेरे इंस्टीट्यूट के बाहर पूरा अंधेरा है, मैं नहीं स्ट्रीट लाइट लगाने वाला अपने बच्चों के उसके लिए, अपने स्टूडेंट्स के प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि मैं कहूंगा यार मैं क्यों खर्चा करूं बिना बात के, लेकिन सरकार लगवाती है। तो मंडियां बनी ही इसलिए थी इस प्राइवेट एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए। अगर रेगुलेशन नहीं होगी तो एक्सप्लॉयटेशन हो सकती है फार्मर के साथ, एक्सप्लॉयटेशन हो सकती है और डिस्ट्रेस सेल हो सकता है। आप देखिए, एक्सप्लॉयटेशन हो सकती है एंड देयर कैन बी डिस्ट्रेस सेल। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम होता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है ये फीस वगैरह। आपने कहा कि फीस नहीं लगाना, स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम होता है। अच्छा, तीसरा आप देखिए एक और, लाइक चौथा जो इसके अंदर है, आपने बोला रेगुलेशन से। अब ध्यान से देखिए, लॉजिकली मेरे को आप बताइए, लॉजिकली बताइए, आप एक प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं, आप एक प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं, एक है सरकारी मंडियां जिसमें आपको फी देनी पड़ेगी उसके बाद प्रोडक्ट बेचोगे, एक है पीटीए प्राइवेट ट्रेड एरिया जिसमें आपको कोई फी नहीं देनी और प्रोडक्ट बेच सकते हो। तो ऑब्वियसली आपको सस्ता कौन सा पड़ेगा, पीटीए। तो हर बंदा कहां पे प्रोडक्ट बेचेगा, पीटीए में। तो इनडायरेक्टली ऑपोजिशन का ये मानना है कि सरकार ने ये तो नहीं बोला कि मंडियां खत्म हो रही है, बट इनडायरेक्टली इट विल लीड टू डेथ ऑफ मंडी सिस्टम इन इंडिया। सरकार मंडी सिस्टम से हाथ खींच रही है। क्यों? क्योंकि यहां पे जब कोई जाएगा ही नहीं, अपने आप खत्म हो जाएंगी, और ये खत्म हो जाएंगी तो एमएसपी सिस्टम ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, डाउन, खत्म हो जाएगा। देखो, सरकार रिफॉर्म लाना अपनी जगह सही कह रही है कि लोगों को अभी एमएसपी सिर्फ 5% जगह मिलता है, तो क्यों चाहिए आपको रिफॉर्म। तो देखो, बिल्कुल आप, ऑपोजिशन क्या कह रहा है कि अगर सरकार हमें एमएसपी दिलवाना चाहता है तो कानून में ये लिखवा दे कि ये जो प्राइवेट मंडियों के अंदर ये जो लोग खरीदने आएंगे इनको एमएसपी पे ही खरीदना पड़ेगा। अपने आप ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, रेगुलेशन वाली और डिस्ट्रेस सेल वाली। लेकिन सरकार ने उसकी गारंटी नहीं दी है, तो इसलिए ऑपोजिशन को दिक्कत हो रही है, इसलिए जो फार्मर्स हैं उन्हें दिक्कत हो रही है। से आप समझ गए क्या है भाई, लोगों को एमएसपी मिला ही नहीं। तो अगर आपको लोगों को एमएसपी दिलवाना है, मंडी सिस्टम खराब है सबने मान लिया, अगर आपको लोगों को एमएसपी दिलवाना है तो आप इस कानून में लिखवा दो कि ये जो प्राइवेट मंडियां बनी है आपको एमएसपी दिलवाने के लिए बनी है। वो सरकार ने गारंटी नहीं दी है। तो आप देखिए कंक्लूजन आपका अपना, जो आपको न्यूज़पेपर से डिबेट करके आ रहे हैं। जैसे अगर मैं शॉर्ट टर्म में कहूं, देखो गारंटी देना भी गलत होगा, क्यों? क्योंकि फिर मार्केट का क्या फायदा जब आपको गारंटी देना है ना। बट यस, आप एक 5 साल या 3 साल के लिए बोल सकते हो कि द पीटीएस विल गिव। देखो एक और बात है,
अगर आपको मंडियों में, प्राइवेट मंडियों और सरकारी मंडियों में कंपटीशन कराना है ना, तो बराबरी का करवाओ। प्राइवेट वाले पे भी फी लगाओ और फिर, या सरकारी मंडियों पे फी हटाओ और उसके बाद आप कंपटीशन करवाओ। वरना आपने एक बंदे को हैंडीकैप कर दिया और उसे कह रहे हो 100 मीटर की स्प्रिंट दौड़े, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो ऑपोजिशन जो फार्मर्स है वो ये कह रहे हैं कि आप हमें गारंटी दे दो। हालांकि देखो, गवर्नमेंट ने नहीं कहा कि एमएसपी खत्म होगा या मंडी सिस्टम खत्म होगा, पर कानून के अंदर ऐसा लग रहा है, लोगों को लग रहा है। तो सॉल्यूशन क्या है? डिबेट, डिस्कशन, टॉक टू देम एंड राइट इट डाउन, प्रॉब्लम सॉल्व। तो कंक्लूजन आपका अपना, एनालिसिस के बिना तो पेपर नहीं निकलेगा। फैक्ट्स इतने हैं और कंक्लूजन आपका अपना। आई होप इट इज क्लियर। अब देखो, सेकंड कानून जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अलाउ करता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अलाउ करता है, वो कौन सा है? फार्मर एग्रीमेंट। फार्मर सी, उसके बाद एक जर्नल व्यू भी देख लेंगे। फार्मर एग्रीमेंट, फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस, फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एक्ट 2020। सेम पैटर्न में देखते हैं, सेम पैटर्न में देखते हैं, उसके बाद कंक्लूजन भी मैं आपको लिखवा दूंगा। सी, सेम पैटर्न के अंदर, सेम पैटर्न के अंदर लेट्स से इसके फीचर्स क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अलाउ करता है। ये क्या कहता है कि फार्मर और कोई भी प्राइवेट कंपनी, फार्मर या कोई भी प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी या इंडिविजुअल फार्मर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है प्री प्रोडक्शन। भाई, प्रोडक्शन होने से पहले फार्मर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लो और उस कॉन्ट्रैक्ट में बकायदा लिखा रहेगा कि हम 6 महीने बाद आपसे 500 केजी आलू खरीद लेंगे, लेट्स से 15 रुपीज पर केजी पे, ऐसा कुछ लिखा रहेगा और क्वालिटी भी स्पेसिफाई होगी। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये कानूनी कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसके ऊपर वो सारी चीजें लिखी होंगी कि इतने महीने बाद हम इतने प्राइस पे ये वाला प्रोडक्ट फार्मर से खरीद लेंगे। अच्छा देखो, दोनों को ही क्या फायदा है इसका, अगर आप ध्यान से देखें। प्राइवेट कंपनी और इंडिविजुअल को वो मंडियों में जाके लाइसेंस फी वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, उन्हें श्योर है कि 500 केजी हम इससे ले लेंगे, क्वालिटी की भी अश्योरेंस है। इस फार्मर को क्या फायदा है? फार्मर को भी मंडियों में जाके सर खपाने की जरूरत नहीं होगी। जब उसका 6 महीने बाद प्रोडक्ट बन जाएगा, वो सीधा जाके इस कंपनी को बेच देगा और प्राइस भी डिसाइडेड होगा। अब इसका देखो एक और फायदा है। आज फार्मर को पता नहीं है उसका प्रोडक्ट बिकेगा कि नहीं, तो वो अपने ना इन्वेस्ट नहीं करता ज्यादा अपने फसल वगैरह में। उसे लगता है अगर फेल हो गया तो। लेकिन यहां पर उसे पता है कि मेरे को लेट्स से एक्स अमाउंट मिलेगा, मेरे को 1 लाख रुपए मिलेंगे 6 महीने बाद, तो वो उस हिसाब से अपने फार्म में इन्वेस्ट करके इंप्रूव भी कर सकता है प्रोडक्टिविटी। लॉन्ग टर्म रिलेशन है। तो आप देखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अलाउ करता है ये वाला कानून, और इसमें ये लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये लिखा रहेगा कि किस प्राइस के ऊपर, क्लियरली लिखा होगा किस प्राइस के ऊपर प्राइवेट कंपनी वाले खरीदेंगे फार्मर से, और एक मिनट और वेरिएशन लिखी होगी कि अगर क्वालिटी में दिक्कत हो तो कितनी वेरिएशन हो सकती है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में सब लिखा रहेगा, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सब लिखा रहेगा। और अगर इसके ऊपर कोई डिस्प्यूट हो जाए, लेट्स से कंपनी प्रोडक्ट खरीदने से मना कर दे या फार्मर को बाद में दिक्कत हो जाए कि कंपनी दे रही, तो वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जा सकता है कंप्लेंट करने के लिए, कोर्ट्स में नहीं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज एसडीएम, एसडीएम के पास जाके कंप्लेंट करे, वो प्राइवेट कंपनी को पकड़ेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अलाउ करता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके बेनिफिट्स क्या हैं जो गवर्नमेंट प्रॉमिस कर रही है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि आप देखिए, फार्मर को फार्मर को एक रेडी मार्केट मिल गई अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, उसे धक्के खाने की जरूरत नहीं है, राइट। उसकी मार्केटिंग कॉस्ट कम हो गई, वो जो मंडियों में जाके वो बेचारा दर दर की ठोकरी खाता था और बेचने की कोशिश करता था वो। तीसरा, क्योंकि प्राइवेट प्रोडक्ट ने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो वो इन्वेस्टमेंट्स फार्मर्स को मिल गई हैं, तो वो अपने फार्म के अंदर इन्वेस्ट करके प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर सकता है। हो सकता है सी लेट्स से मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड आलू खरीद रहा है, तो हो सकता है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कर दे, कंपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कर दे, सीड्स वगैरह उसे प्रोवाइड कर दे, क्योंकि अब क्वालिटी का सवाल है। तो आप देखिए, फार्मर को बहुत फायदा है, वो सुसाइड वगैरह सब कम हो जाएंगे, अच्छा प्राइस मिलेगा, अच्छा प्राइस मिलेगा, जल्दी से काम हो जाएगा और कोई धक्के खाने की जरूरत नहीं है। डिस्ट्रेस सेल कम हो जाएगी, डिस्ट्रेस सेल क्या हो जाएगी? कम। अब इस कानून पे क्या ऑपोजिशन है, इस कानून पे क्या क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज द ऑपोजिशन इन दिस,
या नेगेटिव क्या है इसके अंदर? देखो नेगेटिव ये है इसके अंदर कि ऐसा लग रहा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला कानून है ये ट्रेडर्स के ज्यादा फेवर में है रादर देन फार्मर्स। क्यों? आप ये देखिए, आपने कहा कि एसडीएम के पास कंप्लेंट लेके जा सकते हो, इट इज प्रैक्टिकली नॉट फिजिबल। सी एक फार्मर को एक कांस्टेबल तो मिलता नहीं है पुलिस स्टेशन में, पटवारी तक पहुंचने में उसका बैंड बज जाता है, एसडीएम के पास कहां टाइम है? सी आप खुद सोचो, कहां एसडीएम के पास हो जाएगा, उसके पास टाइम ही नहीं है। और एसडीएम भी हो सकता है कि बड़े ट्रेडर्स को ही फेवर करेगा। सिर्फ फार्मर को आपने देखा पुलिस स्टेशन में एसएचओ तो मिलता नहीं है हमसे ढंग से, कहां फार्मर एसडीएम के धक्के खाता रहेगा? अच्छा दूसरा एक और प्रॉब्लम है इस कानून में, अच्छा कोर्ट में जाना मना कर दिया और वहां जाना बोला है। सी तीसरी बात अगर आप देखो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, चंपारण वगैरह इसीलिए होता। चंपारण 3 कठिया सिस्टम क्या था? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही तो था इंडिगो प्लांटर्स के साथ। तो आप देखिए इंडिगो करके फार्मर डेट ट्रैप वगैरह में फंस सकते हैं, दिक्कत हो सकती है। हिस्टोरिकली तो रेगुलेशन अच्छी चाहिए, और आपने ऐसा लगा एसडीएम के ज्यादा पास कौन होंगे? बड़ी कंपनी रादर देन द फार्मर, रादर देन द फार्मर। और ये कानून कितना ही अच्छा हो, लेकिन इसके अंदर ये नहीं बताया कि प्राइस डिटरमाइन कैसे करना है, लाइक हवा में छोड़ा हुआ है। सी आप देखिए, आप एक ऐप डाउनलोड करते हो ना, उसमें 10 लाइनें होती हैं कंडीशंस की, आप उसे भी बिना पढ़े आई एक्सेप्ट कर देते हो, आई अग्री। कहां फार्मर 20-20 पेज का कॉर्पोरेट वालों का वो पढ़ेगा पूरा डॉक्यूमेंट? तो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो इसका कंक्लूजन भी आपका अपना, बट आई कैन टेल यू व्हाट कैन बी द कंक्लूजन। एक दो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जगह लोग वगैरह के पास जा सकता है। एसडीएम इज वेरी बिग ऑफिसर फॉर अ फार्मर टू रीच, फॉर अ कॉमन मैन टू रीच। आर यू गेटिंग दिस? तो आप लोकल बॉडी पे कर सकते हो। दूसरा दूसरा कोर्ट्स की भी इस पे ज्यूरिसडिक्शन आप थोड़ी अच्छी कर सकते हो। द रीजन भी इसमें दिक्कतें हो सकती हैं आगे। तो ये कानून एज सच इतना बुरा नहीं है, लेकिन थोड़ी सी रेगुलेशन आपको बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आप देखो आपका टारगेट ग्रुप फार्मर्स है जो शायद इतने पढ़े लिखे नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर घबरा सकते हैं, राइट? तो ये चीजें आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ हो जाएगा। लास्ट एक्ट जो है, सी उसके बाद तीनों को जोड़ के भी देखेंगे, जो पूरा ऑपोजिशन हो रहा है वो सब भी। तीसरा है असेंशियल कमोडिटीज एक्ट, असेंशियल कमोडिटीज एक्ट, असेंशियल कमोडिटी एक्ट अमेंडमेंट। ये अमेंडमेंट है 2020 की, ये अमेंडमेंट है 2020 की। असेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 को अमेंड किया गया है, कमेंट किया गया है। सी अब इसके अंदर क्या हिसाब है, छोटा सा कानून है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। सी ये जो एक्ट है, इसके अंदर अर्लियर प्रोविजन क्या था? असेंशियल कमोडिटी के अंदर क्या होता था कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ प्रोडक्ट्स का, लेट्स से ये जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, फूड आइटम्स हैं, व्हीट, सीरियल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं इनकी स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करता था। डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करता था, वो ये बोलता था आप इतना ही स्टोर कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं, ताकि होर्डिंग ना हो, इन्फ्लेशन ना हो, ये सब ना हो। इस सब को हटा दिया गया है अब अमेंडमेंट से। इन सबको हटा दिया है कि बस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम पे करेंगे, वरना अब रेगुलेशन है। इन शॉर्ट, अब कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को आप स्टोर करके रख सकते हो, बेचना जरूरी नहीं है। सी ये क्यों पहले जरूरी किया हुआ था, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट क्यों था? क्योंकि जानबूझ के लोग क्या करते थे, लेट्स से प्रोडक्शन हुई, जानबूझ के सारे आलू खरीद के रख लिए, प्याज खरीद के रख लिए, मार्केट में सप्लाई कम हो गई, प्राइस बढ़ जाता था, फिर बेचते थे। से आपने कितनी बार देखा प्याज के प्राइस बढ़ना और वो सब, उसे कहते हैं होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग। तो उस चीज को रोकने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट था कि आप इससे ज्यादा अपना स्टोर कर ही नहीं सकते। लेकिन अब वो चीज हटा दी गई है, और सरकार ने इसके बेनिफिट्स क्या बताए हैं, हालांकि ये सरप्राइजिंग है, पर इसके बेनिफिट्स क्या बताए हैं कि इसकी वजह से अब प्राइवेट कंपनी, देखो वो जो प्राइवेट कंपनी मंडी बनाएगी वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीदेगी। अगर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट चल रहा होगा तो वो स्टोर करके कहां रखेगी, उसकी तो हैरेसमेंट होती रहेगी। आर यू गेटिंग दिस? हर दिन छापा पड़ जाएगा कि इतने सारा प्रोडक्ट तुमने स्टोर क्यों कर रखा है। तो ये उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री है कि प्राइवेट कंपनी कैन नाउ स्टोर grains and there will be less of harassment by police officials कि आपने इतना स्टोर क्यों कर रखा है। देखो प्राइवेट कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है कोल्ड स्टोरेज के अंदर, अब कोल्ड स्टोरेज के अंदर, क्योंकि पहले वो बड़े बड़े गोडाउन्स नहीं बनाती थी कोल्ड स्टोरेज वाले। क्यों? क्योंकि जब स्टोर ही नहीं कर सकते तो बड़े गोडाउन्स बना के क्या करेंगे।
लेकिन अब क्योंकि वो स्टोर कर पाएंगे, देखो आप समझ रहे हो क्या हो रहा है। अभी आपको बोला गया है कि आप लेट्स से 100 केजी से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते, तो प्राइवेट कंपनी जो गोडाउन बनाती थी छोटे मोटे, लेकिन अब वो क्योंकि स्टोर कर सकती है तो बड़े बड़े गोडाउन्स बनाएगी, वो भी कोल्ड स्टोरेज के साथ। तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी। लोग इसे ऑपोजिशन क्यों कर रहे हैं, इसको अपोज क्यों कर रहे हैं, नेगेटिव पॉइंट क्यों दे रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि ये एक तरह से लीगलाइज कर रहा है होर्डिंग। सिर्फ प्राइवेट वाले लेट्स से प्रोडक्ट खरीद लेंगे, उसके बाद मार्केट से खेलेंगे। सी लेट्स से मैंने आलू खरीदा 10 रुपए का, मैं बहुत महंगा बेचना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, सारे आलू खरीद के अपने पास रखे रखूंगा। मार्केट में आलूओं की कमी हो जाएगी, लोग 10 की जगह 50 रुपए देने को तैयार होंगे, फिर बेचूंगा। तो वो होर्डिंग हो जाए। अभी तक मैं नहीं कर सकता था क्योंकि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लगता था, अब वो हटा दिया। दूसरा, आप कह रहे हो प्राइवेट वाले स्टोर करके रख सकते हैं, तो अगर कोई इवेंचुअलिटी आ जाए, जैसे अभी कोरोना आया है, इवेंचुअलिटी आ जाए, गवर्नमेंट विल हैव नो इंफॉर्मेशन, will have no will have no information about stocks in India, about food stocks in India। सी अभी कोरोना हुआ तो कितने लोगों को मुफ्त में सरकार ने खाना बांटा, क्योंकि मंडियों के अंदर पड़ा था, सरकार को पता था। अब प्राइवेट वाले बिना रेगुलेशन के स्टोर करेंगे, तो लेट्स से कोरोना हो जाए और देश को फूड ग्रेन्स चाहिए हो, ये तो बोलेंगे अरे है ही नहीं हमारे पास, हम 500 रुपए पर केजी में देंगे, फिर क्या कर लोगे आप? तो मैं जब सरकारी मंडियों के अंदर से तो आप यूज कर सकते हो, प्राइवेट वाले तो ऐसे मौके के ताड़ में रहते हैं। आप हॉस्पिटल्स देख सकते हो, कोरोना के अंदर अगर इतनी पब्लिक सर्विस, उन्होंने रेट बढ़ा दिए, 15-15 लाख का लोगों का बिल आ रहा है, मे बी मोर। तो लेट्स से अगर फूड ग्रेन सस्ते में क्यों बेचे, सरकारी मंडियों में पड़े थे। अगर प्राइवेट मंडियों में फूड ग्रेन पड़े होते तो कोरोना के अंदर वो डबल प्राइस पे ही बेचते। तो इसका कंक्लूजन भी ये है कि होर्डिंग बचाने के लिए आपको रेगुलेशन करना पड़ेगा, रेगुलेशन स्ट्रांग करना पड़ेगा। तो आप देखिए बेसिकली ये जो तीनों कानून है, इसका जर्नल ऑपोजिशन लोग क्या बोल रहे हैं, जर्नल लोग क्या बोल रहे हैं कि देखो मंडी के रिफॉर्म्स लाने थे, वो तो जरूरी है, एपीएमसी मंडी रिफॉर्म्स इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, वो तो चाहिए ही था हमें, है ना। लेकिन रिफॉर्म्स जो आप लाए हो, वो थोड़े से ऐसा लगता है कि उसमें रेगुलेशन की बहुत कम पावर है, लाइक कुछ ज्यादा ही प्राइवेट प्लेयर्स को वो प्रॉमिस कर रहे हैं। देखो प्राइवेट मंडियां बनाना बुरी बात नहीं है, अच्छी चीज है, कंपटीशन आएगा तो फार्मर्स के लिए भी अच्छा है, बेहतरी आएगी। लेकिन प्राइवेट मंडी में कोई रेगुलेशन नहीं होना, कोई फी नहीं लगाना, वो इफेक्टिवली एक तो सरकारी मंडियां खत्म कर देगा, जैसे बीएसएनएल का हाल हुआ है, वो वाला हाल हो जाएगा उसका। बीएसएनएल एयर इंडिया का जो हाल हुआ है कि प्राइवेट सरकारी मंडियां खत्म हो जाएंगी। दूसरा, बिना रेगुलेशन के खरीदना और बेचना होगा, तो वो डिस्ट्रेस सेल हो सकती है, फार्मर को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट, आप उन्हें पकड़ भी नहीं पाओगे जो करके गए, क्योंकि लाइसेंस वगैरह कुछ नहीं होगा। तो थोड़ी सी रेगुलेशन लाओ। और फार्मर्स को ये डर है कि वो प्रोडक्ट एक बार मंडियां खत्म हो गई तो ये प्राइवेट वाले हमसे बहुत सस्ते में खरीदेंगे, क्योंकि डिस्ट्रेस सेल करवाएंगे। तो आप वो चाहते हैं कि आप कानून में लिखवा दो कि उन्हें एमएसपी पे खरीदना चाहिए। तो आप लाइफ टाइम के लिए तो नहीं, पर 1-2 साल के लिए एक टेम्परेरी प्रोविजन डाल सकते हो, ताकि फार्मर्स को अश्योरेंस मिल जाए। देखो वल्नरेबल ग्रुप है, डेमोक्रेसी में डेलिब्रेशन से काम चलता है, राइट। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक अच्छी चीज है, फार्मर को एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम मिल सकता है, लेकिन फिर से एसडीएम के पास कंप्लेंट ले जाना, खुद सोचो, इट इज नॉट logically right. So shift the dispute resolution mechanism and provide a bit of oversight. वो आपका conclusion। असेंशियल कमोडिटीज एक्ट एक सप्लीमेंट्री है, अमेंडमेंट है ऊपर के साथ, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स जब एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट खरीदेंगे तो कहीं तो स्टोर करेंगे। आज स्टोर करते हैं तो असेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत आपके ऊपर पुलिस केस हो जाएगा। लेकिन अब वो वाली प्रोविजन हटा दिया ताकि वो इन्वेस्टमेंट कर सकें कोल्ड स्टोरेज वगैरह में। बट हाँ, अगर इन्होंने ज्यादा स्टोरेज करी तो सरकार के पास भी स्टॉक होना चाहिए मुसीबत के टाइम पे यूज करने के लिए। So that is the thing. So nobody is saying don't go for reforms. Do go for reforms, but because the group is vulnerable, make sure they are on board so that reforms की सक्सेस आप देखो वैसे भी तभी होगी जब जिसके लिए रिफॉर्म लाए हो वो भी पार्टिसिपेट करे। तो टॉक्स आर गुड सॉल्यूशन, एंड दोनों तरफ से थोड़ा सा नेगोशिएशन और कुछ चीजें एक्ट में ऐड हो जाएंगी तो वो सही हो जाएगा। एक्ट पूरे बुरे नहीं है, पूरे अच्छे भी नहीं है, पर पूरे बुरे भी नहीं है। तो आप देखिए थोड़े से रिफॉर्म्स के साथ इट कैन वर्क, राइट। सो आई होप इट इज क्लियर। सी आई वांटेड टू मेक अ शॉर्ट वीडियो ओनली, बट थोड़ा सा बड़ा इसलिए हो गया क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता था मंडियों के बारे में, वरना हो सकता है आपको बिल्स ऊपर से निकल जाते हैं। बट आई होप नाउ इट इज क्लियर। यू हैव टू मेक नोट्स लाइक दिस,
और उसके बाद कंक्लूजन मेंस के अंदर आपका अपना होता है जो आप न्यूज़पेपर से पढ़ते हो. I hope the video was of some use to you, right? So thank you and all the best.